तो इसको समझना है, ये बड़ा अच्छा चैप्टर है और अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आपका एक सवाल होना चाहिए मुझसे, और वो सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला सवाल आपका ये रहेगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ये सवाल रहेगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। आपने हमसे पूछा, क्या पूछा आपने हमसे? आपने हमसे पूछा वैद्युत धारा क्या है, या वैद्युत धारा किसे कहते हैं। यहां से हम लोग अपने सवाल को जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है आपका, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। आप जानना चाहते हो कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है किसे कहते हैं। आवाज कम आ रही है बेटे? आवाज सही है? थोड़ा सा फोन की आवाज भी चेक कर लिया करो। ईयरफोन लगा लो, ठीक है, ईयरफोन लगा लो, उससे सही हो जाएगी। चलो ध्यान से समझो। अब ट्रैफिक में बैठ के देखोगे तभी तो लगेगा आवाज कम आ रही है। ईयरफोन लगाओ, सफिशिएंट आवाज है, और इससे ज्यादा तेज आवाज में सुनना भी नहीं चाहिए लेक्चर, कान खराब हो जाएंगे नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, देखिए वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा को समझो, क्या क्या होती है वैद्युत धारा। तो हम ये कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, तो हम ये कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनो भाई, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट, एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि कुल मिला के आप ये कहोगे, ठीक है, इसे इसे आवेश प्रवाह की, इसे आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह की समय दर, आवेश प्रवाह की समय दर के रूप में, समय दर के रूप में परिभाषित किया गया है, परिभाषित परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम ये कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी कंडक्टर में आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आवेश क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो कितने टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी रेट को, उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा, अगर हम आपसे कहें, ठीक है, हम आपसे कहें कि लेट, या हम कहें कि इफ डेल्टा क्यू चार्ज flows for delta t time, for delta t time, then हम ये कह रहे हैं कि यदि डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में प्रवाहित प्रवाहित हुआ हो, प्रवाहित हुआ हो, तो हम किस तरीके से इस चीज को डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है आपकी, जो आई है, वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये इसका कौन सा मान होगा, ये इसका औसत मान होगा। औसत मान का मतलब ये इसकी एवरेज वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी। तो कुल मिला के दर का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, दर का मतलब यहां पर क्या है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो किससे, टाइम से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप यहां पर आपको टाइम ले रहे हो, ठीक है अतुल कुमार जी, ठीक है, थोड़ा सा जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सही है, और जो मैंने लिखा वो भी सही है, ठीक है। यहां पर आएगा, यहां पर समय दर, जो आपको बता रखा ना कि दर का मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब आप अपना अपना जो है, जो पुरानी जो नॉलेज है उसको वहीं पर रखो, लेकिन जब भी हम बोलेंगे, अगर मैं रेट बोलूंगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि किसके साथ जो है मैंने वो निकाला है,
ठीक है, तुम लोग तो ऐसे श्योर हो जाते हो ना कि एक साथ नहीं आएगा, वाह भाई वाह, बहुत जैसे बहुत बड़े जो कोई ग्रंथ पढ़ के आ गया और तुमने उसमें से जो है बिल्कुल पुराण में से या किसी वेद में से तुमने वो लाइन पढ़ के लिख दी हो। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हो कि सर यहां दोनों आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएगा, और निश्चित कर दिया उसने, वो कह रहा है कि मैं ही सही हूं तुम गलत हो। नेक्स्ट देखिए अब आगे, अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें टाइम रेट ही बोलना पड़ेगा, ढंग की किताब पढ़ोगे उसमें लिखा होगा टाइम रेट। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यदि यदि डेल्टा टी जीरो की तरफ हो, यानी कि समय अंतराल इतना छोटा हो, समय अंतराल इतना छोटा हो, ठीक है, कितना छोटा हो समय अंतराल, समय अंतराल अगर इतना छोटा हो कि आप जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, तो हम ये कहेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, धारा का, धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, हम कहेंगे ये तात्क्षणिक मान क्या होगा, I इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहां टाइम इतना छोटा है, ठीक है, यहां टाइम इतना छोटा है, ठीक है, टाइम इतना छोटा है कि टाइम जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, I इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस है, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है ये धारा का तात्क्षणिक मान है, ये धारा का तात्क्षणिक मान है। ठीक है, चलो ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं अतुल जी, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जब कमेंट लिखा करो उसमें लिख दिया करो। अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पहले ना पढ़ा हो, मैं बता रहा हूं, ठीक है, और आप लिख रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं आएगा, इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपने जो लिखा वो गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखिए अब आगे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण देखिए उसने क्या कहा, उन्होंने कहा चार्ज, चार्ज is a function, is a function, charge is a function of time, charge is a function of time t as q is equals to 3t square plus t. Find current, find current, find current at t is equals to 1 second. मान लो ये सवाल आपको दे दिया गया, सवाल दिया है कि जो आवेश है वो समय का फलन है, इतनी इतनी जो है अंग्रेजी तो सभी को आती है, कि जो आवेश है वो समय का फलन है, और क्या दिया हुआ आपको, q बराबर 3t स्क्वायर प्लस टी, और कह रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पर बताइए कितनी धारा होगी। तो आपसे तात्क्षणिक मान पूछ रहा है, तो क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है q बराबर, आपको दिया है q बराबर कितना, q बराबर 3t स्क्वायर प्लस टी दिया हुआ है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर लो, यहां पर डी क्यू बाई डी टी कर लो, तो डी क्यू बाई डी टी करोगे तो 6t प्लस 1 हो जाएगा, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रख दो यहां पर, सो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और t इज इक्वल टू यहां क्या कर दो 1 सेकेंड रख दो, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 6 और 1 7 एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा आपका, 7 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तब ये फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा। चलते हैं अब आगे, अगली कुछ बात करते हैं आपसे। अब हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो जरा एक बार सुन लेते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। तो वैद्युत धारा के लिए इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात याद रखेंगे, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है आपको
कि ये एक मूल राशि है। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यह एक मूल राशि है, यह एक मूल राशि है। ठीक, अब ये तो आप पढ़ते ही है ना कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने बहुत सारी पढ़ रखी हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से क्या है, एक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बात आप याद रखेंगे, ये बात आपने याद रखनी। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपने याद रखनी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना आपने। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। हालांकि इसकी दिशा होती है, लेकिन ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती, अभी हम बताएंगे, अभी इस बात को लिखवा देंगे। तीसरी बात याद रखेंगे, तीसरी बात याद रखेंगे, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। ये बात याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, प्रदिश राशि नहीं है बेटे, ये प्रदिश राशि वो होती है जिनकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, स्केलर है बेटे ये, टेंशन मत बोलना इसको। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बातें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी दिशा को लेकर, इसकी दिशा को लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक नोट याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा। ठीक है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट has a direction, has a direction, but it is a scalar quantity, but it is a scalar quantity because it do not obeys, it do not obeys, do not obeys the vector law, do not obeys the vector law। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या विद्युत धारा, वैद्युत धारा की दिशा होती है, की दिशा होती है, लेकिन लेकिन यह एक लेकिन यह एक अदिश राशि है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाया करो बेटे। लेकिन यह एक अदिश राशि है क्योंकि क्योंकि यह वेक्टर के नियम का, वेक्टर के नियम का या वेक्टर के नियमों का पालन पालन नहीं करती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती। सर वेक्टर लॉ वापस एक बार बता दो अजय, ऐप पे पढ़ने का यही तो फायदा है, ऐप पे पढ़ने का यही तो फायदा है। वेक्टर वाली वीडियो देख लेना क्लास के बाद, उसमें समझ में आ जाएगा वेक्टर का नियम। ठीक है, हाँ आदर्श एक चैप्टर में 2 दिन देंगे यूट्यूब पर। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है,
तो ध्यान से समझो, अब इसकी अगला नोट समझो, अगला नोट समझिए। कन्वेंशनल डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये माना गया कि धनात्मक आवेश की दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है धनात्मक आवेश की दिशा में, तथा हम ये भी कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश की दिशा के विपरीत। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बैटरी वैटरी आपके अगर आपके पास है, कोई अगर आपने कोई सर्किट है, उस सर्किट में आपने कोई इस तरह से बैटरी लगाई हुई है, तो धारा कैसे जाएगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई अगर पॉजिटिव के डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव के अपोजिट रहेगा, और कोई सर्किट अगर आपके पास है तो प्लस से चलेगा और कहां पहुंचेगा? माइनस की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, किधर चलेगा? प्लस से चलेगा और माइनस की तरफ चलेगा। ठीक है, चलो यूट्यूब पर आज हम ग्रेविटेशन करेंगे और इस क्लास के तुरंत बाद यूट्यूब की क्लास होगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो कैसे कैसे होती है। आइए अब एक और बात करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा है, देखो आप पढ़ो, ठीक है, और मुझे पढ़ाने दो, क्योंकि अगर टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं हुआ ना, तो तुम ही लोग मेरे पीछे पढ़ोगे, मुझे पता है। ठीक है, फिर नहीं याद रहेगा कि आईएमएस सर कौन है, फिर तो तुमने मैसेज कर करके जो है कमेंट बॉक्स को हिला देना है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझो, आराम से पढ़ा रहा हूं, नोट्स भी साथ साथ बनाते हो, चलो ठीक है। चलो यहां देखो जरा ध्यान से, मैं अब आपको एक बात बताने वाला हूं। ठीक है, वो बात क्या है? वो बात है आपकी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, चार्ज कैरियर्स को हम कहते हैं आवेश वाहक। आवेश वाहक, तो समझो जरा क्या होता है आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब, आवेश वाहक का मतलब होता है चार्ज कैरियर्स। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बच्चा, कि चार्ज कैरियर्स की बात को ध्यान से समझेंगे तो हम कहेंगे these are those particles, these are those particles which carries, ठीक है, which carries electric charge, electric charge from one place, from one place to another, या to other, या to another। यह वे कण हैं, यह वे कण हैं जो आवेश को, आवेश को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ले जाते हैं। मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी? मेटेलिक कंडक्टर की। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या है? मेटेलिक कंडक्टर का मतलब है धात्विक चालक, धात्विक चालक। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, उसमें ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जो अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियां खड़ी रहती है, उस पर लिखा होता है पब्लिक कैरियर, है ना? उस पर क्या लिखा होता है? पब्लिक कैरियर। तो पब्लिक कैरियर क्यों लिखा होता है? क्योंकि भाई वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो उसी तरीके से कंडक्टर के अंदर, यानी कि चालक के अंदर, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है? तो आपने सीधा सीधा जवाब देना है कि सर इलेक्ट्रॉन है। कौन है सर? इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज, ये लिख लो बस ऐसी। जैसे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? मेटेलिक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ सेमीकंडक्टर के अंदर कौन है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? अर्धचालक। तो मैंने आपसे कहा कि भाई अर्धचालकों में बताओ जरा, अर्धचालकों में बताओ जरा कौन है चार्ज कैरियर? तो आप कहोगे सर सेमीकंडक्टर में होते हैं कौन? सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो आपने कहा इसमें सर होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा कोटर। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा कोटर। क्योंकि यही आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं? स्थानांतरण कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में बताओ कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य है ना, जो मतलब सेल के अंदर होता है लिक्विड फॉर्म में, वैद्युत अपघट्य। तो आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है एनायन और कैटायन। कौन होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है एनायन एंड कैटायन। ठीक है, एनायन एंड कैटायन, यानी कि ऋणावेश, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, तो ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं गैस के अंदर कौन होता है? गैस के अंदर कौन होता है? गैस के अंदर बताओ चार्ज कैरियर कौन होता है गैस के अंदर? तो आप कहोगे सर गैस के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ क्या? आयंस। आयन, ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कि चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? वो पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? आवेश वाहक किनको कहा जाता है? जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसकी? चार्ज कैरियर्स यानी कि आवेश वाहकों की। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आवेश वाहकों के बाद अब हम आपको एक और बात बताएंगे। अब हम आपको क्या बताएंगे? अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में जानकारी देंगे? अब हम आपको जानकारी देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कहते हैं अनुगमन, क्या कहते हैं इसको हम लोग? अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग। तो भाई इस बात को जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। ये देखा गया, ये देखा गया कि अगर हम किसी कंडक्टर के बारे में बात करें, तो हम कहेंगे किसी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये कोई कंडक्टर है और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कौन है भाई? उसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। उसके अंदर कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन्स है। जब आपने बाहर से कोई, जब आपने बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है। ठीक है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? E इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई नहीं किया हमने, तो जब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये इस तरीके से जो है गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं। मतलब सबका मोशन कैसा होता है? रैंडम होता है। तो ये बात याद रखिएगा। हम लिख देते हैं यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, in the absence of external electric field, external electric field, external electric field, the motion, ये हम लिख सकते हैं the electron, the electrons, the electrons moves randomly। ठीक, तो कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का
ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब रैंडम होती है। ठीक है, क्या होती है? रैंडम होती है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोई किधर भी जा रहा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा? करंट भी नहीं होगा, इस कंडीशन में करंट भी नहीं होगा। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? ध्यान से समझो जरा, आपने क्या किया? आपने अब क्या किया? आपने अब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि किसी चालक के अनुदेश, आपने क्या किया? आपने कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो जब आपने यहां पर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो क्या होगा? ध्यान से समझो। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है, उस गति की जो दिशा है वो अब क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। निश्चित का मतलब डेफिनेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब वो अब सब के सब जो है एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, और अगर वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे तो हम कहेंगे कि धारा यहां पर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे छोटी सी बात है, आप एक देखें कि आप सब लोग शादी में गए हुए हैं, अब शादी में गए हुए हैं सब लोग जो है, और एकदम से अचानक से बोला कि आइए सब लोग खाना खाइए, तो सारे के सारे जो बाराती वराती हैं सबकी डायरेक्शन किधर हो गई? वो खाने के पंडाल की तरफ हो गई। कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलना शुरू कर दिए? इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिए, जो है किसकी तरफ? एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, लेकिन सबकी दिशा क्या हो गई? एक निश्चित दिशा हो गई। तो हम ये कहेंगे, हम कहेंगे द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity, the average velocity with which, the average velocity with which electrons are drifted, electrons are drifted towards the high potential, towards the high potential, towards the high potential is called drift velocity, is called drift velocity। हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको, अनुगमन वेग क्या है? हम कहेंगे वह औसत वेग, वह औसत वेग जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च की ओर गतिमान हो, उच्च की ओर गतिमान हो, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई? ये अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो उस कंडीशन में सब लोग क्या कर रहे हैं भाई? कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है तो कोई राइट जा रहा है, तो सबने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है सर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अरे नहीं अरुण कुमार, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा, लो से, अच्छा मैंने, हाँ निम्न से हाई किधर जाएगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ही तो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप किसी कंडक्टर को छू लें और आपको, अगर मान लीजिए बैटरी वगैरह नहीं है, तो आपको करंट जो है महसूस नहीं होगा। वो तो आपको जो कभी कभी झटका लगता है वो किसकी वजह से है? वो स्टैटिक चार्ज की वजह से है। वो किसकी वजह से है? स्टैटिक चार्ज की वजह से है। ठीक है, हाँ जिसके पास 12th क्लास के नोट्स हैं, जो एक्स्ट्रा बात आपको लग रही है वो लिख लो, बाकी नोट्स वोट्स जो आपने 12th में बनाए हैं वो काफ़ी हैं, वो बड़े अच्छे नोट्स हैं, उसी से काम चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या है? अनुगमन वेग का सूत्र।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। या कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से भी याद करते हैं। क्या याद करते हैं? vd इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद करते हैं, ये बात भी सही है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कौन सी बात क्या है। यहां पर ई क्या है? यहां पर ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यह क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कैपिटल ई क्या है? कैपिटल ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। और यहां पर एम क्या है? एम क्या है यहां पर बताओ? एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और यहां पर बेटे टाउ क्या है? अच्छा, वी क्या है? वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यह है आपका विभवांतर। और टाउ क्या है? टाउ है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? श्रांति काल कहते हैं। ये बात याद रखिए, इसको हिंदी में कहते हैं श्रांति काल। तो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये श्रांति काल क्या है सर? ये रिलैक्सेशन टाइम बताइए, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है जब भी हम बात करेंगे शांति काल की तो क्या कहेंगे? स्टार पॉइंट याद रखिएगा। क्या स्टार पॉइंट है? दो परस्पर संघटों, दो परस्पर संघटों के मध्य, दो परस्पर संघटों के मध्य समय अंतराल, समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है, हम आपसे क्या कह रहे हैं? द टाइम इंटरवल, हम कह रहे हैं आपसे टाइम इंटरवल between two successive collisions, is called relaxation time. Is called relaxation time. अब इस बात को समझो जरा। जैसे मान लो आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो घर पे, है ना? आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो घर पे और आपके पापा ने जो आपकी पिटाई कर दी, बोला नालायक तुम जो है गड़बड़ी कर रहे हो। फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद फिर पीट दिया, फिर 2 दिन बाद फिर पीट दिया। तो आप जो है कितने टाइम तक आप रिलैक्स रहे? तो पहले आपके पापा ने आपको मारा था कब? संडे को। और फिर मारा किसको? मतलब बुधवार को मारा। तो आप सोमवार मंगलवार क्या रहे? रिलैक्स रहे, चिल रहे, ऐसे धूम मचाले, आप बिल्कुल चिल रहे। 2 दिन आप बिल्कुल चिल रहे, रिलैक्स रहे। तो पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम है, पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उस टाइम गैप को हम क्या कहते हैं? उस टाइम गैप को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं।
उस टाइम गैप को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है क्या। ठीक है, क्लियर है, ये बात याद रखना। चलिए, चलो भाई, अगला जो है एक नोट याद रखिए। नोट क्या कहता है? बहुत ही प्यारा नोट है, और ये नोट जो है एग्जाम में आने वाला नोट है। देखो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, देखो, जो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे चालकों चालकों के लिए चालकों के लिए अनुगमन वेग की कोटि, अनुगमन वेग की कोटि, वेग की कोटि 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसकी जो कोटि होती है, कोटि वो नहीं जो पहनते हैं। ठीक है, कभी बोलो कोटि वो ऐसे उस पहन रहे हम लोग, ऐसे नहीं होता है भाई। नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या है। अब हम आपको कुछ और बात बताते हैं, और वो बात क्या है? वो बात होनी ही चाहिए आज। चलो हम कह ही देते हैं जो हम कहना चाहते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, धारा धारा तथा अनुगमन वेग, धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य, अनुगमन वेग के मध्य संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध। तो ये जो है, सर थोड़ा फन भी कर लिया करो। अरे फन तो मैं कर ही रहा था राजीव जी। ठीक है, बाकी लोग अब फालतू फालतू के कमेंट आने लग गए, मैंने जो है थोड़ा सा फन करना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ये बच्चे फिर कोर्स पूरा नहीं होता, बच्चे फिर बोलते हैं सिलेबस सिलेबस। ठीक है, इसलिए भाई, बाकी हम तो चिल मारने वाले आदमी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि एक कंडक्टर है। ठीक है, इस समय ना सिलेबस की चिंता है मुझे बहुत। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि सिलेबस पूरा हो किसी तरीके से, फिर प्रैक्टिस पे आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी सिलेक्शन होएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से कंडक्टर बना लिया। अब मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई आप कुछ ले सकते हैं, एल वगैरह ले लो, नहीं लेना मत लो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वीडी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो धारा और इसमें संबंध क्या होता है? धारा और इसमें संबंध होता है I बराबर NEA/VD। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर इसमें n क्या है सर, यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम लोग, जो है n क्या है? n को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी मतलब इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व। हाँ, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एकांक आयतन में ई क्या है? ई है आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये ए क्या है? ए, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यह है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। और वीडी क्या है? वीडी तो तुम जानते ही हो, वीडी क्या है? वीडी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये है आपका अनुगमन वेग, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू क्या है आपका एन ई ए वी टी, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। अब यहीं से हम लोग जो है आपको एक और चीज बताने वाले हैं, और इसको ध्यान से समझिएगा। कौन सी चीज बताने वाले हैं? अब हम आपको बताने वाले हैं क्या? ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ। अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में? ओम का नियम, ओम का नियम। तो इस ओम के नियम को जरा समझो एक बार कि ये ओम का नियम है क्या, किसे कह रहे हैं हम ओम का नियम? तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर इफ all physical conditions, all physical conditions remains unchanged, remains unchanged, remains unchanged, then electric current, electric current I through the conductor, through the conductor is directly proportional, is directly proportional, directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference V। क्या कहा ओम ने? ओम ने ये कहा यदि, ओम ने कहा यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, न किया जाए, तब धारा आई विभवांतर V के समानुपाती, समानुपाती होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी कंडक्टर की कोई फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन में कोई बदलाव ना किया जाए, ठीक है, कोई चेंज ना किया जाए, तो उसमें जो धारा बह रही है ना, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर में आपने कोई चेंज नहीं किया, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट जो है किस पर डिपेंड करेगा? वो करंट कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल जो उसके अंदर है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, implies is I is equals to 1 by R into V, और यहीं से हम निकाल सकते हैं इसको V is equals to IR, V is equals to IR, या फिर आप कह सकते हैं V upon I is equal to constant, V upon I is equals to constant। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था किसने? ओम ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये ओम्स लॉ है, बड़ा फेमस लॉ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए एक नोट देखिएगा यहां पर प्यारे बच्चों, ठीक है। एज जैसा कि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, बिल्कुल होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? एन ई ए, वी डी की जगह पर आप रख सकते हैं ई ई अपॉन टॉ, ठीक है, सॉरी
इसकी जगह पे रख सकते हैं आप ई अपॉन एम, और इंटू क्या रख सकते हैं, टाउ। प्यारे बच्चों आप ई की जगह पर क्या रख सकते हैं, ई की जगह पर आप v बाई एल भी रख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ये अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो इस v को i के अपॉन में ले आओ, सो i अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, टाउ और अपॉन कितना, एम एल। उल्टा करो बच्चों उसको, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ए भी चल रहा है साथ में। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो इसको v अपॉन आई, v अपॉन आई इज इक्वल टू कितना, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ब्रैकेट में लिख सकते हो l बटे a। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, तो किसी दिए गए चालक के लिए, किसी दिए गए चालक के लिए क्या होगा, देखो उसकी लंबाई भी कांस्टेंट रहेगी, उसका एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, और ब्रैकेट में जो ये चीज लिखी है ये तो है ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइजेस, इसका मतलब हुआ v अपॉन आई क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल्सो कि जो रेजिस्टेंस R है वो क्या है, वो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर है, L बाई ए। या फिर आप इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिख सकते हो। और यहां पर रो क्या है, यहां पर रो क्या है, रो इज इक्वल टू है आपका m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और रो को कहते क्या है, रो को कहते हैं कॉल्ड रेजिस्टिविटी, कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोधकता कहते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए आया कैसे, वो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई कितनी है, साथ ही साथ डिपेंड करता है किस पर, एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है उसके नेचर पर कि मटेरियल का नेचर कितना है, मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके साथ आप लोग जो है गड़बड़े घोटाला मत करना। हाँ, ये जरूरी बात थी जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, सुनो मेरी बात को, मेरी बात को यहां सुनो। अब कंडक्टर दो तरह के होते हैं, कंडक्टर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर को हम कहते हैं ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं। और दूसरा जो कंडक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक का मतलब है अनओमीय चालक, अनओमीय चालक कहते हैं इनको, अनोमीय चालक। ठीक है, मतलब ओमीय चालक कौन हो गए, हाँ, प्रतिरोधकता सिर्फ जो है बेटे नेचर पर डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है। देखिए बेटे, ओमिक कंडक्टर हम किसे कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, और ये कौन सा कंडक्टर है आपका, नॉन ओमिक कंडक्टर है। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, तो देखिए जरा, अनओमीय लिख दिया मैंने, चलो चलो जो भी लिख दिया। अब देखिए, ये वो हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तो इनको लिख देते हैं हम लोग फॉलोज, ये लिख देते हैं ओबेज ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ। ये ओम के नियम का पालन करते हैं, ये क्या करते हैं, ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करते हैं भैया। ये पालन करते हैं किसका, ओम के नियम का पालन करते हैं। और अनोमीय चालक कौन होते हैं, अनोमीय चालक होते हैं डू नॉट ओबेज, डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम के नियम, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। इनके लिए, इनके लिए अगर आप कभी भी वीआई ग्राफ बनाओगे, कभी भी अगर आप वीआई ग्राफ बनाओगे,
ठीक है, या आईवी ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन इनके लिए अगर कभी भी आप आईवी या वीआई ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा, इस तरह से एक कर्व होगा। ठीक है, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, एग्जाम्पल, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स यानी कि जितने भी धात्विक चालक हैं, ठीक है, जितने भी आपके धात्विक चालक हैं, धात्विक चालक, जितने भी आपके धात्विक चालक हैं वो ओम्स, जो ओमिक की कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर कौन कौन आ सकता है, यहां पर आ सकता है आपका ड्राई सेल, ठीक है, यानी कि शुष्क सेल जो होता है आपका, ठीक है, इतना तो लिख ही लेना। ठीक है, जो आपका सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर मतलब जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ये सब के सब किस में आते हैं, ये, और या फिर आप कह सकते हैं थर्मिस्टर्स, ठीक है, तो ये सब के सब किस में आते हैं, ये आपके नॉन ओमिक की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन ओमिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जिनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। और इनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे जैसे आप कंडीशन चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और बात बताते हैं आपको अब। ठीक है, एक और बात बताएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस, ये बात याद रखना है सब लोग को। ठीक है, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ये बात इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिरोध पर तापमान का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक सीक्वेंस से याद करेंगे, जरा एक सीक्वेंस से याद करेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो तापमान जब आप बढ़ाओगे, देखो जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, तापमान को बढ़ाने पर क्या हुआ, तापमान को बढ़ाने पर कल चर्चा करेंगे, अभी सब समझ लो। टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा कि भाई उनके बीच में जो कॉलिजन है, उनके बीच में जो कॉलिजन्स हैं, यानी कि जो टक्कर लग रही हैं, कॉलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। कॉलिजन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, कॉलिजन की संख्या बढ़ने से जो आपका श्रांति काल है वो कम हो जाएगा, टाउ जो है आपका घट जाएगा। श्रांति काल के कम होने से क्या होगा, ठीक है, श्रांति काल के कम होने से हम ये कहेंगे कि कुल मिला के जो आपका रो है, यानी कि जो रजिस्टिविटी है वो घट जाएगी। रजिस्टिविटी के घटने से हम सिंपल ये कहेंगे कि जो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रो बराबर क्या आया था, रो बराबर था m/n/e² टाउ। तो टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि तापमान का प्रभाव ये पड़ता है कि भाई वो चीज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो कल यहीं से हम चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है, यहीं से चर्चा को जारी रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, दो बात और बता दो, है बता दूं, चलो अब याद रखेंगे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, बता ही देता हूं, फिर कल अगले ही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अल्फा डेल्टा टी, यहां पर आर टी क्या है, आर टी है आपका रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, ये टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। ठीक है, आर नॉट को हम क्या कहते हैं, आर नॉट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा को हम क्या कहते हैं, अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं इसको हम लोग, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ताप गुणांक, का ताप गुणांक किसको कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और डेल्टा टी तो आपको पता ही है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है तापमान में परिवर्तन। यह है आपका तापमान अंतर, कि तापमान में कितना परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एसआई यूनिट क्या है किसकी,
एसआई यूनिट ऑफ एल्फा, एल्फा का एसआई मात्रक इज क्या है, डिग्री सेल्सियस की पावर -1। ये एग्जाम में बहुत आता है।